गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं नैना अवस्थी उत्कर्ष एग्रीकल्चर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो वे विद्यार्थी जो पहली बार हमारी कक्षा को यहाँ पर देख रहे हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करेंगे ताकि हमारे वीडियोज की जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। अब कक्षा को शुरू करने से पहले आपके एक प्रश्न का जवाब हमेशा की तरह दे देते हैं कि मैम PDF कहाँ मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पर टेलीग्राम एप्लीकेशन पर लिखिएगा उत्कर्ष एग्रीकल्चर चैनल को ज्वाइन कर लो। हमारे जितनी भी यूट्यूब क्लासेस होती है, इन सब के PDF आपको वहां पर प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और बढ़िया से यहाँ पर नोट्स बनाइएगा। तो आइए और शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास को। तो क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि पढ़ने जा रहे हैं हम जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में, एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो कक्षा संख्या एक बार देख लीजिएगा, आज की कक्षा संख्या 61 रहेगी। तो अगर आपने मेरी पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पर जाइएगा और प्लेलिस्ट में देखेगा नैना अवस्थी और कक्षा संख्या 1 से लगाकर 60 है ना, जितनी भी हमारी कक्षाएं हो गई है, इन सबको यहाँ पर ले लीजिएगा और इनके नोट्स बना लीजिएगा। तो आइए और शुरू करते हैं आज की क्लास को, है ना। तो जंतुओं का वर्गीकरण पार्ट 2 पर बात करते हैं। आइएगा, देखिएगा पहला प्रश्न देखिएगा, कॉर्डेटा का अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कॉर्डेटा का महत्वपूर्ण लक्षण होता है। ऑप्शन ए देह गुहा की उपस्थिति, ऑप्शन बी क्लोम कोष्ठ का पाया जाना, ऑप्शन सी पृष्ठ रज्जु यानी नोटोकॉर्ड की उपस्थिति और ऑप्शन डी देखिएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक अवस्था का पाया जाना। तो सबसे पहले तो बेटा ध्यान रखना कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो जंतु है, ये जंतु आपके 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे जंतु जिनके अंदर मैं कह सकती हूँ रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो रीढ़ की हड्डी पाए जाने वाले जो जंतु होंगे ये आपके कॉर्डेटा में होते हैं, और जिनके पास में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उनको आप अकशेरुकी यानी कि नॉन कॉर्डेट्स कहते हो। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका पृष्ठ रज्जु या नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। तो ध्यान रख लीजिएगा कि कॉर्डेटा के अंदर मैं कह सकती हूँ कि जो रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इस लिहाज से इस प्रश्न का जो आंसर है, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। तो आइए और एक कुछ एक प्रश्न और देखते हैं, ठीक है। तो कॉर्डेटा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो कॉर्डेटा के अंदर जितने भी जीव होते हैं ना, ये सारे के सारे जीव मैं कह सकती हूँ एडवांस लेवल के होते हैं, है ना। सबसे ज्यादा विकसित जीव आपके कॉर्डेटा में ही होते हैं। आगे देखो, दूसरा प्रश्न देखिएगा, विद्युत अंग पाए जाते हैं। ऑप्शन ए शार्क में, ऑप्शन बी कैटफिश में, ऑप्शन सी टॉर्पीडो में, ऑप्शन डी डॉगफिश में। तो सबसे पहले यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर कर लीजिएगा कि सिंपल है कि विद्युत अंग किस में पाए जाते हैं। तो विद्युत अंग आपके टॉर्पीडो में पाए जाते हैं। इसी टॉर्पीडो को आप इलेक्ट्रिक रे के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रख लेना, इसको आप विद्युत मछली कहते हो। लिख लेना कि इसको हम विद्युत मछली कहते हैं। तो टॉर्पीडो जो होती है, इस टॉर्पीडो को आप विद्युत मछली के नाम से जानते हैं और इसके अंदर विद्युत अंग पाए जाते हैं। आगे चलिएगा, एक आध प्रश्न और देखते हैं। पहले हिप्पोकैम्पस या फिर समुद्री घोड़ा किस वर्ग से संबंधित होता है। ऑप्शन ए एम्फीबिया, ऑप्शन बी मत्स्य, ऑप्शन सी इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन डी आर्थ्रोपोडा। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रख लेना कि जो हिप्पोकैम्पस है, ये हिप्पोकैम्पस आपके मत्स्य वर्ग से संबंधित है। मैं कह सकती हूँ कि ये पीसीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो लिख लेना कि हिप्पोकैम्पस या जो समुद्री घोड़ा है, ये समुद्री घोड़ा आपके पीसीज या फिर मत्स्य वर्ग से संबंधित होता है। आगे बढ़ो, चलो। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार यहाँ पर हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा कॉर्डेटा। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल के लिखिएगा कॉर्डेटा, ठीक है। तो जंतु वर्गीकरण का भाग 2 पढ़ रहे हैं और भाग ब में आज हम कॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि कॉर्डेटा शब्द का मतलब होता है ऐसे जीव जिनके पास में पृष्ठ रज्जु, नोटोकॉर्ड या फिर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो लिख लेना कि कॉर्डेटा के जो जीव है, इनके पास में रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब हमसे पूछते हैं कि कॉर्डेटा में कौन कौन आता है। तो यहाँ पर एक बार क्लासिफिकेशन बना लेना, वर्गीकरण बना लेना। सबसे पहला जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण में पहला वर्ग बनाइएगा मछलियों का, लिखिएगा मत्स्य वर्ग या फिर जिसे आप अंग्रेजी में कहते हो पीसीज। तो दोनों ही लिख लेना कि नंबर 1 पर आता है आपके पीसीज। सेकंड बनाइएगा, सेकंड नंबर पर लिखिएगा यहाँ पर उभयचर। उभयचर मतलब कि यहां पर लिख लीजिएगा एम्फीबिया, लिखिएगा एम्फीबिया, ठीक। तीसरे नंबर पर लिखिएगा, तीसरे नंबर पर लिखना है आपको सरीसृप, लिखिएगा सरीसृप या सरीसृप को आप कह दोगे रेप्टीलिया। तो यहां पर लिख लेना कि ये हो जाएगा आपके रेप्टीलिया,
तीसरा वर्ग बना लीजिएगा रेप्टिलिया। चौथा बनाइएगा, चौथे नंबर पर लिख लीजिएगा कि चौथे नंबर पर आते हैं आपके पक्षी। तो यहां पर लिख लीजिएगा पक्षी वर्ग, है ना, पक्षी वर्ग, या इसको आप कह दोगे अंग्रेजी में एविज, है ना, दोनों ही लिख लेना, पक्षी या फिर एविज। और नंबर 5 पर लिख लीजिएगा स्तनधारी। नंबर 5 पर आपको लिखना है स्तनधारी, या जिसे हम कह सकते हैं मेमेलिया। ठीक है, नंबर 5 पर लिख लीजिएगा कि नंबर 5 पर आता है आपके मेमेलिया। ठीक है, मेमेलिया। तो 5 यहाँ पर वर्गीकरण में आपको 5 वर्ग बनाने हैं। पहला वर्ग बनाना है मत्स्य वर्ग यानी पिसीज वर्ग, दूसरा बनाना है उभयचर यानी एम्फीबिया वर्ग, तीसरा बनाना है सरीसृप यानी कि रेप्टिलिया वर्ग, चौथा बनाना है पक्षी यानी कि एविज वर्ग, और 5वां बनाना है आपको स्तनधारी यानी कि मेमेलिया वर्ग। अब सबसे पहले कुछ एक चीजें बता देती हूँ आपको, जैसे कि एक आध प्रश्न तो यही पूछते हैं कि ये बता दो भाई कि किसके अंदर कितने, है ना, किसके हृदय के अंदर कितने चैम्बर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जो मछलियां हैं, ये मछलियां कहाँ आएंगी, तो मछलियां आपके मत्स्य वर्ग में आएगी। और मत्स्य वर्ग के जो जीव होते हैं, इन जीवों का जो हृदय होता है, इस हृदय के अंदर 2 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रख लेना कि इनके हृदय के अंदर 2 कोष्ठ होते हैं। मतलब क्या है, तो मैं कह सकती हूँ ऊपर की तरफ आलिंद होगा और नीचे की तरफ निलय होगा। ठीक है, तो ध्यान रख लेना कि एक तो इनके पास में आलिंद होता है और दूसरा यहाँ पर निलय होता है। तो एक आलिंद और एक निलय इनके पास में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर उभयचर की, कि उभयचर में क्या मामला रहेगा। तो ध्यान रखना कि उभयचर का जो हृदय होता है, इस हृदय के अंदर 3 कोष्ठ पाए जाते हैं। तो ध्यान रख लेना कि इसमें यहाँ पर 3 कोष्ठ पाए जाते हैं। तो 3 कोष्ठ में मैं कह सकती हूँ कि ऊपर की तरफ तो होंगे 2 आलिंद और एक यहाँ पर हो जाएगा निलय। ठीक है, तो यहाँ पर बनाना कि भाई ऊपर की तरफ तो हो जाएंगे 2 आलिंद और नीचे हो जाएगा आपके 1 निलय। तो यहाँ पर 2 आलिंद हो गए और 1 निलय होगा। ठीक है, 2 आलिंद और 1 निलय होगा, ये लो 1 निलय होगा। नेक्स्ट, थर्ड नंबर पर चलते हैं और थर्ड नंबर पर बात करते हैं अब सरीसृप के बारे में, कि सरीसृप में हृदय का क्या मामला है, कि हृदय के अंदर कितने कोष्ठ होते हैं। तो हृदय के अंदर देखिएगा कि सरीसृप में भी, है ना, सरीसृप में भी 2 आलिंद और 1 निलय होता है। 2 आलिंद और 1 निलय होता है। मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर भी हृदय में कितने कोष्ठ होंगे, तो ऊपर लिख देती हूँ, जगह नहीं है, यहाँ पर लिख देती हूँ 3 कोष्ठ होते हैं, है ना, 3 कोष्ठ होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि सरीसृप में ही एक मगरमच्छ आता है। इस मगरमच्छ के पास में जो हृदय है, इस हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। तो लिख लेना कि लेकिन यहाँ पर जो मगरमच्छ है, इस मगरमच्छ के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, 4 कोष्ठ होते हैं। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि सरीसृप में भी 2 आलिंद और 1 निलय होता है। लेकिन मगरमच्छ जो होता है, सरीसृप में ही मगरमच्छ आता है, इस मगरमच्छ के पास में 4 कोष्ठ होते हैं। आगे बढ़ो, बात करते हैं एविस और मानव की। तो ध्यान रख लीजिएगा कि इन दोनों के अंदर 4-4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ये लो, इनके अंदर 4-4 कोष्ठ पाए जाते हैं। तो आपसे कहे कि इनके हृदय की क्या विशेषता है, तो मैं कह सकती हूँ कि इनके हृदय के अंदर 2 आलिंद और 2 निलय होंगे। पक्षी और स्तनधारी में 2 आलिंद और 2 निलय इनके हृदय के कोष्ठ में होते हैं। एक बात और ध्यान रख लेना कि पक्षियों का जो हृदय है, ये हृदय आपके वीनस हार्ट कहलाता है। ये ध्यान रख लेना कि इसको आप वीनस हृदय कहते हो। ठीक है, वीनस हृदय कहते हो। आगे बढ़ते हैं, चलो कुछ एक चीजें आपको और बता देती हूँ। जैसे कि आपसे पूछते हैं कि भाई किसका खून गर्म है और किसका खून ठंडा है ना, किसका खून गर्म, किसका खून ठंडा। तो ध्यान रख लेना कि जो मत्स्य वर्ग की मछलियां होती है, इन मछलियों का जो रुधिर है, ये रुधिर यहाँ पर ठंडा होता है। तो यहाँ पर लिख लेना कि इनका रुधिर शीत यानी कि ठंडा। आपसे पूछ ले कि उभयचर का रुधिर कैसा, तो यहाँ पर लिख लेना कि उभयचर का रुधिर भी यहाँ पर ठंडा यानी कि शीत, लिख लेना शीत। हमसे पूछ ले कि छिपकलियों का हृदय कैसा, तो आप तो जानते ही होंगे सर्दियों के अंदर तो छिपकलियां हाइबरनेशन दर्शाती है, मतलब जाकर के जैसे पट्टे हैं, लकड़ी के पट्टे हो गए, या फिर मान लो किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर के छुप जाती है। क्यों छुप जाती है, क्योंकि इनका हृदय क्योंकि इनका जो रुधिर है, ये रुधिर पहले से ठंडा होता है, और सर्दी के अंदर अगर ये बाहर रही तो इनका जो रुधिर है ये और ज्यादा ठंडा हो जाएगा, इसीलिए ये हाइबरनेशन में चली जाती है। तो ध्यान रख लीजिएगा कि सरीसृप में भी पूछ ले कि इनका जो रुधिर है ना, सरीसृप का जो रुधिर है, ये सरीसृप का रुधिर कैसा होता है, तो ध्यान रख लेना कि सरीसृप का रुधिर भी ठंडा होता है, शीत होता है। लेकिन पक्षी का रुधिर पूछ ले आपसे, है ना, कि पक्षी का रुधिर कैसा है, तो पक्षी को तो गुस्सा बहुत ही आता है, तो मैं कह सकती हूँ गर्म। और मानव को तो सर्वाधिक गुस्सा आता है, स्तनधारियों को सर्वाधिक गुस्सा आता है। तो ध्यान रख लेना हमारा जो रुधिर है ये भी गर्म होगा, उष्ण होगा।
ठीक है, उष्ण होगा। तो मैं कह सकती हूँ कि हम वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, मतलब हमारा जो खून है ये खून यहाँ पर गर्म होता है। पक्षियों का खून भी गर्म होता है। रेप्टिलिया यानी सरीसृप का जो खून है ये ठंडा होता है। अच्छा, उभयचर का जो खून है ये भी ठंडा होता है। साथ ही साथ में मछलियों का जो खून है ये भी यहाँ पर आपके ठंडा होता है। तो एक तो हृदय और दूसरा रुधिर, ये दो चीजें तो मैंने आपको यहीं पर कंप्लीट करा दी है। अब सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर लिखिएगा, पहला वर्ग बनाते हैं और पहला वर्ग लिखिएगा यहाँ पर मछली वर्ग या मत्स्य वर्ग। तो पहला वर्ग लिख लो यहाँ पर मत्स्य वर्ग यानी कि पीसीज। देखो पीसीज, सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि ये बता दो कि मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ पर लिखिएगा कि मछलियों का अध्ययन, है ना, मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है, इक्थियोलॉजी। ये लो दूसरा। अच्छा, मछलियों का जो पालन है, ये मछलियों का पालन पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। तो यहीं पर लिख लेना कि मछली का जो पालन है, ये मछली का पालन पीसी कल्चर कहलाता है। मछली का पालन पीसी कल्चर कहलाता है, पीसी कल्चर कहलाता है। ठीक, हमसे पूछे कि ये बता दो कि मछलियां सांस किससे लेती है, तो मैं कहूंगी कि मछलियों के अंदर गिल्स यानी कि क्लोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रख लेना कि मछलियों के पास में क्या होते हैं। तो मछलियों के पास में मैं कह सकती हूँ गिल पाए जाते हैं, गलफड़े पाए जाते हैं ना। तो हिंदी में लिख देती हूँ कि ये गलफड़ों से सांस लेती है, गलफड़ों से सांस लेती है। ठीक, गलफड़ों से सांस लेती है। आगे बढ़ते और बात करते हैं कि भाई मत्स्य वर्ग में शामिल कौन होगा। तो मत्स्य वर्ग में आपकी मछलियां शामिल होगी। अब कुछ एक मछलियां आपसे परीक्षा में पूछी जाती है सीधे सीधे, उन मछलियों के नाम लिख लेते हैं। तो यही बगल में लिख देती हूं मैं। ठीक है, तो चल क्या रहा है, यहाँ पर चल रहा है आपके मत्स्य वर्ग। इसके कुछ उदाहरण मैं मेरी तरफ से लिखा देती हूँ। पहला लिखिएगा यहाँ पर आरा मछली, आरा मछली नाम लिख लीजिएगा। लिखिएगा कि आरी मछली के नाम से प्रेस्टिस को जाना जाता है, प्रेस्टिस को जाना जाता है। दूसरा लिखिएगा हथौड़ा मछली, लिखिएगा हथौड़ा मछली। और हथौड़ा मछली के नाम से यहाँ पर लिख लीजिएगा कि हथौड़ा मछली के नाम से जाइगीना को जाना जाता है, जाइगीना को जाना जाता है। तीसरा लिखिएगा यहाँ पर, लिखिएगा कुत्ता मछली, है ना, कुत्ता मछली। तो कुत्ता मछली के नाम से, डॉग फिश के नाम से यहाँ पर स्कॉलियोडॉन को जाना जाता है। लिख लीजिएगा स्कॉलियोडॉन को जाना जाता है। ठीक है, तो ये दो तीन मछलियों के नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। पहली हो गई आपके आरा मछली या आरी मछली, आरी मछली कह सकते हो, आरा मछली कह सकते हो, शॉफिश कह सकते हो, प्रेस्टिस नाम है इसका। हथौड़ा मछली मैं कह सकती हूँ हैमर फिश, हैमर फिश के नाम से जाइगीना को जाना जाता है। कुत्ता मछली यानी कि डॉग फिश के नाम से स्कॉलियोडॉन को जाना जाता है। चौथा, एक प्रश्न आपको बताया ही था कि विद्युत अंग पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। लिखिएगा कि विद्युत मछली, विद्युत मछली, और इसका नाम लिख लीजिएगा कि इसको टॉर्पीडो के नाम से जाना जाता है ना। तो टॉर्पीडो को आप विद्युत मछली के नाम से जानते हो। और ये टॉर्पीडो कहीं पर भी, अगर मान लो कभी आप समुद्र के किनारे गए, वैसे समुद्र के किनारे में तो दिखेगी नहीं, है ना, तो समुद्र के पानी के अंदर अगर मान लो थोड़ा सा गहराई की तरफ आप गए और आपको वहां पर कोई विद्युत मछली दिख जाए तो तुरंत वहां से भाग जाना, क्योंकि ये यहाँ पर बिजली का झटका देती है। और इनका जो बिजली का झटका है ना, ये वास्तव में 440 वोल्ट का होता है। ध्यान रख लेना कि जो विद्युत मछली है, ये विद्युत मछली आपके टॉर्पीडो को कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3-4 मछलियों के नाम मेरे हिसाब से आपको ध्यान होने चाहिए। इसके अलावा कुछ एक मछलियों के आपको फोटोज वगैरह दिखा देते हैं, तो देख लीजिएगा। यहाँ पर ढेर सारी मछलियाँ आपको दिख रही होगी, जिसमें से ये जो फोटो दिख रही है ये आपके हिप्पोकैम्पस की है ना, समुद्री घोड़े की है। तो ये जो समुद्री घोड़ा है, समुद्री घोड़े की एक खासियत होती है, इसके अंदर जो नर होता है ना, इस नर के यहाँ पर पेट वाले एरिया में एक छोटा सा पाउच पाया जाता है। इस छोटे से पाउच में ये अपने बच्चों को रखता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कंगारू है, ये कंगारू एक थैली के अंदर अपने बच्चे को अपने से चिपका के रखता है ना, ठीक इसी प्रकार से जो ये नर होता है हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा, ये अपने पाउच के अंदर, अपने पाउच के अंदर जो इसके बच्चे होते हैं, जो कि मैं कह सकती हूँ अंडों के रूप में होते हैं, इन अंडों को अपने पास में रखता है और इन्हीं अंडों में से फिर इनके छोटे छोटे से बच्चे निकलते रहते हैं। तो ये देखभाल करता है, अपने बच्चों की पालन पोषण करने का काम करता है। तो ध्यान रखना कि हिप्पोकैम्पस का ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो नर यहाँ पर बच्चों की देखभाल करता है, जबकि मादा क्या करेगी, तो मादा आकर के इसकी जो थैली है, इस थैली में आकर के अंडे दे जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ पर देख लीजिएगा, कुछ एक उदाहरण आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये सारी मछलियाँ आपको फोटो के रूप में दिख रही है, साथ ही साथ इनके नाम भी आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो जो 3-4 नाम मैंने लिखा है, ये 3-4 नाम आप यहाँ पर थोड़े से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मछली की यहाँ पर मैंने फोटो बना दी है,
फोटो भी देख लीजिएगा कि मछली के अंदर भाई गिल्स पाए जाते हैं, मैं कह सकती हूँ गलफड़े पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको दिख रहा है कि मछली के शरीर के ऊपर खूब सारे शल्क होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, ये मछली बन गई आपके। आगे चलते हैं, आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। देखो चौथे नंबर पर देखो, जल स्थलचर या एम्फीबिया, एम्फीबिया प्राणियों में नहीं होता है। ऑप्शन ए त्वचा पर श्लेष्मा ग्रंथि, ऑप्शन बी शल्क, ऑप्शन सी 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय, ऑप्शन डी क्लोम या फिर फेफड़ा, क्लोम या फिर फेफड़ा। तो इसका आंसर कर लीजिएगा कि भाई जो एम्फीबिया होते हैं, इन एम्फीबिया की बॉडी पर शल्क नहीं होते, ठीक है, शल्क नहीं होते, क्योंकि एम्फीबिया जो होते हैं, जल स्थलचर जो होते हैं, ये जल स्थलचर की जो बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर शल्क नहीं होते, जबकि मछलियों में शल्क पाए जाते हैं। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इनका हृदय 3 कोष्ठ वाला होता है, अभी पीछे ही पढ़ के आए हैं। क्लोम या फेफड़े इनके पास में होते हैं, बिल्कुल सही है। तो क्लोम कहाँ काम आएंगे? तो क्लोम इनके पास में तब आएंगे जब ये पानी के अंदर तैरते हैं, है ना, जल में तैरते हैं। तो जल में जब ये होते हैं तो क्लोम काम आते हैं, धरती पर जैसे ही आते तो फेफड़ा काम आता है। इसके अलावा ये त्वचा से भी सांस लेते हैं, त्वचा पर भी इनके श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा कि बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखो, अब टाइप्स ऑफ एम्फीबिया, तो यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हुए, तो उदाहरण लिखने से पहले एक बार यहाँ पर हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा उभयचर। सेकंड नंबर पर पढ़ते हैं हम उभयचर के बारे में, लिखिएगा उभयचर यानी कि एम्फीबिया। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि एम्फीबिया कहते किसे हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि ऐसे प्राणी जो कि पानी में भी रह सकते हैं और साथ ही साथ जमीन पर भी रह सकते हैं, इनको आप उभयचर या फिर एम्फीबिया के नाम से जानते हैं। तो यहीं पर लिख लेना कि भाई ये कहाँ कहाँ रहते हैं, तो लिख लेना कि ये जमीन पर भी रहते हैं और साथ साथ में पानी में भी रहते हैं, इसीलिए इन्हें उभयचर या फिर एम्फीबिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि उभयचर का मतलब है कि पानी के अंदर भी रहते हैं और साथ ही साथ जमीन पर भी रहते हैं, इसीलिए इन्हें उभयचर कहते हैं। अब हृदय का मामला तो बार बार बताऊंगी नहीं, एक ही बार बता दिया है कि इनका जो हृदय होता है, ये हृदय यहाँ पर 3 चैम्बर वाला होता है, 2 आलिंद होंगे और एक निलय होगा, पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। खून की बात कर ले, रुधिर की बात कर ले, तो मैं कह सकती हूँ कि इनका जो रुधिर है, ये रुधिर ठंडा होता है ना, इनका भी रुधिर कैसा होता है, ठंडा होता है। तो ये बार बार तो हम लिखेंगे नहीं। तीसरा यहाँ पर लिख लीजिएगा, देखो एक चीज तो आपने लिख ली, जमीन और पानी दोनों पर पाए जाते हैं, इनको आप उभयचर कहते हो। तो ये ध्यान रखना कि ये कॉर्डेटा के अंदर, कशेरुकियों के अंदर पहला ऐसा वर्ग है जो जमीन पर आया है। बाकी के सारे वर्ग आपको कहाँ दिखाई दिए हैं, पानी में दिखाई दिए। जैसे कि मछलियाँ कहाँ रहेगी, तो पानी के अंदर ही रहेगी, जमीन पर नहीं रहेगी। तो मैं कह सकती हूँ कि कॉर्डेटा में जो उभयचर है, जो एम्फीबिया है, ये जमीन पर रहते हैं, मतलब जमीन पर आते हैं। तो इसका मतलब ये प्रथम स्थलीय प्राणी है, ये पूछते हैं आपसे, तो लिख लेना कि ये प्रथम स्थलीय प्राणी है। अच्छा, आपसे पूछे कि इसके उदाहरण बताओ कि उसके उदाहरण क्या होंगे, तो ध्यान रखना यहाँ पर मेंढक आते हैं, है ना। तो आपने मेंढक का नाम सुना होगा, इसके अलावा आपने सैलामेंडर का नाम सुना होगा। तो ये सब कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर उदाहरण में पहला लिख लीजिएगा, लिखेगा यहाँ पर सामान्य मेंढक, उदाहरण लिखेगा सामान्य मेंढक। अब एक बात का ध्यान रखना कि आपसे पूछ ले कि सामान्य मेंढक का नाम क्या है, तो लिख लेना कि राना टिग्रीना को सामान्य मेंढक कहते हैं। तो लिख लेना कि राना टिग्रीना यहाँ पर सामान्य मेंढक के नाम से जाना जाता है। दूसरा लिखेगा यहाँ पर जहरीला मेंढक, जहरीला मेंढक। और जहरीला मेंढक में लिख लीजिएगा कि ब्यूफो को जहरीला मेंढक कहते हैं, क्योंकि इसकी जो पैरोटिड ग्रंथि होती है, इस पैरोटिड ग्रंथि के अंदर जहर होता है। तो मैं कह सकती हूँ कि जहरीला मेंढक आपके ब्यूफो हो जाएगा, ठीक है, ब्यूफो हो जाएगा। तीसरा लिखेगा ट्री फ्रॉग या फिर वृक्ष मेंढक। तो तीसरा लिख लीजिएगा वृक्ष मेंढक, वृक्ष मेंढक। और वृक्ष मेंढक का नाम लिख लीजिएगा कि वृक्ष मेंढक आपका हाइला हो जाएगा, ठीक है। तो हाइला नाम का जो मेंढक होता है, ये हाइला नाम का मेंढक आपके वृक्ष मेंढक के नाम से जाना जाता है। तो आई होप यहाँ पर आपको 2-3 मेंढकों के बस खाली नाम ध्यान रखने। पहला कि सामान्य मेंढक को राना टिग्रीना के नाम से जाना जाता है, जहरीला मेंढक यानी कि ब्यूफो, वृक्ष मेंढक की यानी हाइला। इसके अलावा सैलामेंडर भी इधर ही है। इसके अलावा संसार का सबसे बड़ा जो मेंढक है उसको गोलियत कहते हैं। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर कुछ एक उदाहरण देख लो, है ना, उदाहरण देख लीजिएगा। पहला आपको दिख रहा है यहाँ पर मेंढक, ये लो मेंढक दिख रहा है। दूसरा यहाँ पर देख लीजिएगा
यहाँ आपको दिख रहा है सैलामेंडर, तीसरा आपको टॉड दिख रहा है ना, न्यूट दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर बोर्ड के ऊपर दिख ही रहे हैं, तो ये सब आपके एम्फीबिया के अंदर आते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपका जो मेंढक है ना, इस मेंढक का जो लार्वा है, ये लार्वा क्या कहलाता है, तो आप सभी विद्यार्थी जानते हो कि इसका लार्वा तो टेडपोल कहलाता है। सामान्य मेंढक का जो लार्वा है, ये लार्वा आपके टेडपोल कहलाता है। और ग्रंथि वाले चैप्टर में एक चीज़ बताई थी कि इसके अंदर अगर थायरोक्सिन की कमी हो जाए तो जो टेडपोल है, ये टेडपोल हमेशा टेडपोल के रूप में हो जाएगा। मतलब थायरोक्सिन कह लो या फिर आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या होगा कि ये टेडपोल लार्वा हमेशा टेडपोल लार्वा के रूप में ही रहेगा, ये कभी भी वयस्क के रूप में बदल ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो सैलामेंडर का नाम जरूर ध्यान रखना है एक बस। सैलामेंडर और बाकी के मेंढक तो आपको समझ में आ ही गए हैं, उनके नाम पढ़ लेना, इतने से आपका काम हो जाएगा। अच्छा, कोई कहे कि मेंढक भाई बच्चे पैदा करते हैं या फिर अंडे देते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि मेंढक तो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो ऐसे प्राणी जो अंडे देते हैं उनको आप अंडज या फिर ओवीपैरस कहते हो। तो लिख लेना कि ये ओवीपैरस होते हैं, है ना, ओवीपैरस होते हैं। तो आपके जो उभयचर वर्ग के प्राणी होंगे ये ओवीपैरस यानी कि अंडज होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट बढ़िएगा। अब तीसरे नंबर पर रेप्टिलिया के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ पर एक प्रश्न देख लो। किंग कोबरा का वैज्ञानिक नाम है, तो लिख लेना कि इसका वैज्ञानिक नाम होता है नाजा नाजा। ठीक है, तो किंग कोबरा का वैज्ञानिक नाम लिख लीजिएगा नाजा नाजा। अब यहाँ पर लिखिएगा रेप्टिलिया, तीसरे नंबर पर लिखिएगा रेप्टिलिया। ये लो रेप्टिलिया, या जिसको आप कहते हो सरीसृप। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि रेप्टिलिया का मतलब क्या है, सरीसृप का मतलब क्या है। तो मैं कह सकती हूँ कि सरीसृप का मतलब है रेंगकर चलने वाले जीव। ठीक है, तो लिख लेना कि ये रेंगने वाले जीव होते हैं, रेंगने वाले जीव होते हैं। अच्छा, खून कैसा होता है इनका, तो खून इनका ठंडा होता है, पहले ही पढ़ चुके हैं। अच्छा, हृदय कैसा होता है, तो हृदय में सामान्यतः 3 कोष्ठ होते हैं, लेकिन इन्हीं का जो मगरमच्छ है, इस मगरमच्छ के हृदय के अंदर 4 कोष्ठ होते हैं। तो इतना तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, बस इतना सा ध्यान रखना कि ये रेंगने वाले जीव है। अब यहाँ पर आता कौन है, इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि यहाँ पर छिपकलियाँ आती है ना, लिजार्ड्स आती है। सबसे पहले तो लिख लेना कि यहाँ पर कौन आती है, छिपकलियाँ आती है। अब छिपकलियों के अंदर कुछ एक छिपकलियों के नाम आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 लिखिएगा घरेलू छिपकली, है ना। इस घरेलू छिपकली से तो आपको पता है कि घर की सारी महिलाएं डरती है ना, तो महिलाएं सामान्यतः घरेलू छिपकली से डरती है। तो कभी महिलाओं को अगर कोई पूछ ले कि घरेलू छिपकली का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो लिख लेना हेमीडेक्टाइलस। ठीक है, तो लिख लेना कि घरेलू छिपकली का वैज्ञानिक नाम है हेमीडेक्टाइलस। चलो, एक छिपकली और होती है जो उड़ने वाली छिपकली होती है, तो लिखना यहाँ पर उड़न छिपकली या उड़ने वाली छिपकली, उड़ने वाली छिपकली। इसका नाम लिख लीजिएगा गैको या फिर ड्रैको, जो आपका मन करे लिख लीजिएगा ड्रैको। ठीक है, ड्रैको। तो आपसे कहे उड़न छिपकली की क्या विशेषता है, तो उड़न छिपकली के जो हाथ और पैर होते हैं, इनके बीच में जो त्वचा होती है, ये त्वचा फैल जाती है और पटेजिया का निर्माण करती है। तो ये जो छिपकलियां है, ये छिपकलियां ऊपर से नीचे की तरफ ग्लाइड कर सकती है, हालांकि ये उड़ती नहीं है, ऊपर से नीचे की तरफ मैं कह सकती हूँ ग्लाइड कर सकती है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि उड़ने वाली छिपकली कौन सी हो जाएगी, ड्रैको हो जाएगी। तीसरा ध्यान रखना, एक छिपकली और होती है जो कि सबसे जहरीली होती है, इसका नाम लिखो सबसे जहरीली छिपकली। और सबसे जहरीली छिपकली के अंदर लिख लीजिएगा कि सबसे जहरीली छिपकली हीलोडर्मा है। ठीक है, हीलोडर्मा, ये भी आपसे परीक्षा में पूछा गया सवाल है, इसीलिए लिखा रही हूँ, लिख लीजिएगा हीलोडर्मा। इसके अलावा आपने अपने घर के आसपास भाई गोह को तो देखा होगा, तो इस गोह को क्या बोलते हैं, तो इसका वैज्ञानिक नाम वेरेनस होता है। तो ध्यान रख लेना कि गोह आपकी क्या हो जाएगी, वेरेनस हो जाएगी। तो पाटा गोह को आप वेरेनस के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़े छिपकली पूछ ले तो आपके मॉनिटर लिजार्ड ही होती है, वेरेनस का ही रूप होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप यहाँ समझ में आ गया होगा कि ये इतनी छिपकलियाँ यहाँ पर आती है। इसके अलावा कौन कौन आता है, तो छिपकलियाँ तो हो गया। सेकंड नंबर पर लिखना कि यहाँ पर सांप भी आते हैं। और क्या आते हैं, सांप। अब सांप के अंदर एक नाम तो आपको ध्यान रखना है कि चश्मे वाला सांप है ना, किंग कोबरा, जो किंग कोबरा है, काला नाग जिसको आप बोलते हो। इस किंग कोबरा का वैज्ञानिक नाम आपसे परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो लिख लेना नाजा नाजा। ठीक है, नाजा नाजा। तो किंग कोबरा कहता है नाजा 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 नाजा। तो ध्यान रख लेना कि जो किंग कोबरा है इसका वैज्ञानिक नाम यहाँ पर नाजा नाजा होता है। सेकंड, यहाँ पर ध्यान रखना, एक पानी का सांप है, उसका नाम लिखा देती हूँ, है ना। तो पानी में भी एक सांप होता है, इस पानी के सांप का नाम हाइड्रोफिस होता है। तो ये भी लिख लेना कि हाइड्रोफिस पानी के सांप का नाम है।
ठीक है, हाइड्रोफिस आपके पानी के सांप का नाम है। तीसरा ध्यान रखना कि इसी रेप्टिलिया के अंदर, है ना, इसी रेप्टिलिया के अंदर और कौन आता है, तो इसके अंदर आपके कछुए आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रख लेना कि कछुआ भी इधर ही आता है। तो तीसरे नंबर पर ध्यान रख लेना कि कछुए भी आपके यहीं पर आते हैं। और चौथे नंबर पर मगरमच्छ और घड़ियाल भी लिख लेना, और घड़ियाल और मगरमच्छ भी इधर ही आते हैं। चौथा और पांचवा लिख लेना कि घड़ियाल और मगरमच्छ ये भी आपके यहीं पर आते हैं। तो मगरमच्छ के बारे में तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि मगरमच्छ तो बहुत खतरनाक जीव होता है ना, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है ना। और इसके बारे में तो एक चीज़ भी आपने सुनी होगी, मगरमच्छ के आंसू, झूठे झूठे आंसू बहाता है ये, है ना। तो मगरमच्छ के बारे में हमें कौन सी चीज़ ध्यान रखनी है, तो मगरमच्छ के बारे में हमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि मगरमच्छ का हृदय यहाँ पर 4 चैम्बर वाला होता है और इसके अंदर डायफ्राम पाया जाता है। तो मगरमच्छ के अंदर डायफ्राम होता है। और दूसरा ध्यान रख लेना कि मगरमच्छ जो है, इस मगरमच्छ का जो हृदय है ये 4 चैम्बर वाला होता है। तो ये मगरमच्छ जैसे ही आपसे पूछा जाए ना, तुरंत जैसे ही मगरमच्छ का कभी कोई फोटो वोटो देखो तो कहना कि भाई इसके हृदय के अंदर 4 कोष्ठ है। तो लिख लेना 4 कोष्ठ हृदय में। और दूसरा इसके पास में डायफ्राम भी है, डायफ्राम भी है। किसके बारे में बोल रही हूँ, मगरमच्छ के बारे में बोल रही हूँ। ठीक है, डायफ्राम। चलो, आई होप यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि रेप्टिलिया क्या होते हैं और कैसा मामला होता है। अच्छा, रेप्टिलिया बच्चे पैदा करते हैं या अंडे देते हैं, तो ये ध्यान रख लेना कि ये भी अंडे ही देते हैं, ये भी अंडज है ना, अंडज है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके उदाहरण देख लो। यहाँ पर ये लो, रेप्टिलिया के चित्र आपको यहाँ पर सामने दिख रहे हैं। तो सारे के सारे डायग्राम आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। इसमें आपको एक कछुआ भी दिख रहा है, एक मगरमच्छ भी दिख रहा है भाई, है ना, टुआट्रा भी दिख रहा है, एलिगेटर दिख रहा है, यहाँ पे आपको सांप दिख रहा है ना, टर्टल यानी कछुआ दिख रहा है, कोमोडो ड्रैगन यहाँ पर देखो, ये सबसे बड़ी छिपकली दिख रही है आपको। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको घड़ियाल दिख रहा है, ब्लैक मांबा, संसार का सबसे जहरीला सांप ब्लैक मांबा, है ना, काट ले तो आदमी की मौत हो जाए। ध्यान रखना, सांप का जो जहर होता है ना, ये सांप का जहर तुरंत आपके तंत्रिका तंत्र को खत्म कर देता है, तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। ध्यान रख लीजिएगा, न्यूरोटॉक्सिक टाइप का होता है ये। ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा कि जो ब्लैक मांबा है ये संसार का सबसे जहरीला सांप है। संसार का सबसे जहरीला सांप देख लो, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, ब्लैक मांबा। ठीक है, संसार की सबसे बड़ी छिपकली आपकी कोमोडो ड्रैगन है। ठीक है, कोमोडो ड्रैगन है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कछुआ दिख रहा है, टर्टल दिख रहा है ना। देख लीजिए, ये सारी चीज़ें आपके कहाँ आती है, तो रेप्टिलिया में आती है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। अब एक प्रश्न हमारा पीछे रह गया, उस पर देख लेते हैं। सबसे जहरीली छिपकली है, तो सबसे जहरीली छिपकली आपके, मैं कह सकती हूँ कि सबसे जहरीली छिपकली आपके हीलोडर्मा होती है ना, हीलोडर्मा। लिख लेना कि हीलोडर्मा होती है। ड्रैको कौन है, तो उड़न छिपकली है, ये लो उड़न छिपकली, ये रही। अच्छा, कोई कहेगा मैडम वेरेनस कौन है, तो वेरेनस आपके गो का नाम है, गो का नाम। कैमेलियन कौन होता है, तो कैमेलियन तो आपके घर के बाहर आपने गिरगिट देखा होगा। ये गिरगिट जहां पर भी बैठता है वैसा अपना रंग बदल देता है ना। तो मैं कह सकती हूँ कि जो गिरगिट है, ये गिरगिट को आप कैमेलियन कहते हो। तो इतना तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश में ही बोलते हैं, तो ये जरूरत नहीं है इसको। आगे बढ़ते हैं, चलो। रेप्टिलिया यहाँ पे आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, चलो। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, ऑप्शन ए इक्थियोलॉजी, ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन सी ऑफियोलॉजी, ऑप्शन डी मैमेलोलॉजी। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेना कि पक्षी पूछा है, तो पक्षी का अध्ययन यहाँ पर ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। इक्थियोलॉजी आपके मछली का अध्ययन है ना, मछली का अध्ययन है। ये लो, मछली का अध्ययन क्या कहलाता है आपके, इक्थियोलॉजी कहलाता है। ये लो, ऑफियोलॉजी सांपों का अध्ययन होता है, सांप का अध्ययन है, खास करके सांप का अध्ययन है। मैमलोलॉजी धरती जानती है कि स्तनधारियों का अध्ययन है। ठीक है, ये स्तनधारियों का अध्ययन है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई होप यहाँ पर समझ में आ गया कि पक्षी का अध्ययन आपके ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा लक्षण एवीज वर्ग का है? ऑप्शन ए 4 कक्षीय हृदय, ऑप्शन बी समतापी प्राणी, ऑप्शन सी श्वसन फेफड़ों द्वारा, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर लिख लेना कि इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो 4 कोष्ठ वाला हृदय होता है, सही है। समतापी प्राणी मतलब इनका जो रुधिर है, इस रुधिर ये रुधिर हमेशा समान बना रहता है। जैसे कि हम भी तो समतापी है, हमारा रुधिर का टेम्परेचर पूछ ले या हमारे शरीर का टेम्परेचर पूछ ले, हमारे शरीर का टेम्परेचर पूछ ले, तो हम कहेंगे कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है मैडम, है ना। तो उसी प्रकार से जो आपके एवीज वर्ग यानी पक्षी वर्ग के जो जीव होते हैं, इनका भी जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर हमेशा समान बना रहता है, इसीलिए उनको आप समतापी प्राणी कहते हो। श्वसन इनके अंदर भी फेफड़ों से होता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो मैं कह सकती हूँ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट।
तो यहाँ लिखेगा, एक बार पेपर ऐड करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। लिखेगा यहाँ पर पक्षी वर्ग, पक्षी वर्ग, और पक्षी वर्ग के अंदर एविस बोलते हैं उसको आप, है ना, एविस। पक्षी वर्ग के अंदर आपको ध्यान रखना है कि भाई पक्षियों के अंदर पहला प्रश्न तो आपसे यही पूछते हैं कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो लिखेगा कि पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। ये लो नेक्स्ट। अच्छा, पक्षियों के अंदर मूत्राशय नहीं पाया जाता, ध्यान रखना, पक्षियों के अंदर मूत्राशय यानी कि मैं कह सकती हूँ यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता। पक्षियों की हड्डियाँ खोखली होती है, ये आप जानते हैं। पक्षियों के पास में पंख होते हैं जो कि आपके केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। पक्षियों के पास में चोंच होती है, ये चोंच भी आपके केराटिन प्रोटीन की बनी होती है। ये तो सब आप जानते हो। तो जो जो आप नहीं जानते हो उनको हम यहाँ पर लिख देते हैं। एक बात और ध्यान रखना कि पक्षियों का जो स्वर यंत्र है ये सीरिंक्स के नाम से जाना जाता है। ये आपसे परीक्षा में पूछा गया सवाल है। लिखिएगा कि पक्षी का जो स्वर यंत्र है, हमारे अंदर जो स्वर यंत्र है उसको तो हम लैरिंक्स कहते हैं, लेकिन पक्षी का स्वर यंत्र यहाँ पर सीरिंक्स के नाम से जाना जाता है। लिख लीजिएगा, सीरिंक्स के नाम से जाना जाता है। तो मूत्राशय नहीं होता, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, स्वर यंत्र इनका सीरिंक्स के नाम से जाना जाता है। हड्डियाँ इनकी खोखली होती है और हवादार होती है। तो ध्यान रख लेना कि हड्डियों के अंदर इनके हवा भरी रहती है। उड़ने का काम तो करते ही हैं, सबको मालूम ही है। अब एकाध पक्षी का नाम आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मोर का। तो मोर का वैज्ञानिक नाम ध्यान रख लेना, पेवोक्रिस्टेसस होता है, पेवोक्रिस्टेसस, क्रिस्टेसस। लिख लीजिएगा कि पेवोक्रिस्टेसस आपके मयूर यानी कि मोर का नाम होता है। अब एक सवाल आपको मैं दे रही हूँ इसमें, है ना, तो एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर जब भी आप ये वीडियो देख लेंगे ना पूरा, उसके बाद में कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, अन्यथा नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। लिखिएगा यहाँ पर गोंडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है। लिखो, गोंडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, इसका आंसर आप दोगे मुझे कि गोंडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है। नेक्स्ट और लिख लेना, यहाँ पर मोर का तो आपने लिख लिया वैज्ञानिक नाम। अब एक दो चीजें यहाँ पर और लिख लीजिएगा। आपसे पूछ ले कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो आप छोटे थे तो आपने किताबों के अंदर पढ़ा होगा कि हमिंग बर्ड है ये, है ना। ये कौन हो जाएगा, हमिंग बर्ड हो जाएगा। लिख लीजिएगा कि हमिंग बर्ड जो होता है ये हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी होता है। ठीक है, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो शुतुरमुर्ग है, उड़ नहीं सकता, आप जानते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा सबसे बड़ा पक्षी, सबसे बड़ा पक्षी, और सबसे बड़ा पक्षी आपके शुतुरमुर्ग है। लिख लीजिएगा शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग है। इसके अलावा ध्यान रख लीजिएगा कि आपसे पूछ ले भाई कि पक्षी मानव के नाम से किसको जाना जाता है ना, भारत के पक्षी मानव के नाम से किसको जाना जाता है, बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है। तो ये भी लिख लो, मुझे याद आ गया तो बता देती हूँ, बर्डमैन ऑफ इंडिया। वैसे तो पर्यावरण में पढ़ेंगे, पर क्योंकि यहाँ पर मुझे याद आ गया तो लिख लीजिएगा कि बर्डमैन ऑफ इंडिया या पक्षी मानव के नाम से श्री सलीम अली को जाना जाता है, सलीम अली को जाना जाता है। एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, मार्च का महीना चल रहा है, 26 मार्च है। इसी मार्च में आपने एक दिवस मनाया था जिसे आप गोरैया दिवस के नाम से जानते हो। तो ये गोरैया दिवस भी मैं आपको बहुत जल्दी पर्यावरण में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, चलो, तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पक्षी के बारे में पता होनी चाहिए। अब कुछ एक पक्षी यहाँ पर देख लो, ये सारे के सारे जो पक्षी है, ये सारे के सारे पक्षी आपके एविज या फिर पक्षी वर्ग के अंदर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो अब बढ़ेंगे हम स्तनधारी की तरफ। सबसे बड़ा स्तनधारी है ऑप्शन ए ब्लू व्हेल, ऑप्शन बी डॉल्फिन, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी राइनो। तो इसका आंसर कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू व्हेल। तो ध्यान रख लीजिएगा कि समुद्र के अंदर रहने वाली जो ब्लू व्हेल है, ये ब्लू व्हेल संसार की सबसे बड़ी स्तनधारी यानी मैमल होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। शेर का प्राणी वैज्ञानिक नाम है, आपको बताना है शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा पाइडस, पैंथेरा टाइग्रिस, फेलिस लियो या फिर पैंथेरा लियो पर्सिका। तो आंसर कर लेना, इसका आंसर हो जाएगा पैंथेरा लियो। ठीक है, लिख लीजिएगा पैंथेरा लियो। ये शेर का वैज्ञानिक नाम में पूछा गया था, तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ। 11वां देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट लक्षण मैमल वर्ग का नहीं है। एल्वियोलर फेफड़े यानी वायु कुप्पिका युक्त फेफड़े पाए जाते हैं। थीकोडोंट दंत विन्यास यानी जब मैं कह सकती हूँ जबड़ों के अंदर दांत जो है ये दांत धसे रहते हैं, बिल्कुल सही है। 4 कोष्ठीय हृदय, तो 2 आलिंद 2 निलय हमारे अंदर होते ही है, सही है। लेकिन क्या हमारे पास में 10 जोड़ी
क्रेनियल नर्व्स होती है। तो आप यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताना कि मानव में कितने जोड़ी क्रेनियल नर्व्स होती है, सॉरी मतलब कपालीय तंत्रिकाएं होती है, बताना मेरे को, ठीक है। पहले मैं आपको तंत्रिका तंत्र में पढ़ा चुकी हूँ, तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि जो 10 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं हैं, ये 10 जोड़ी कपालीय तंत्रिका नहीं है, हमारे पास में कितनी जोड़ी है, तो ये आप यहाँ पर कॉमेंट करके भेज देना मुझे, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ पर लिखिएगा मेमेलिया, स्तनधारी के बारे में बात करते हैं, लास्ट है आपका, लिखो यहाँ पर स्तनधारी, मैमल, मेमेलिया। देखो सबसे पहले तो ध्यान रखने ना कि ये शब्द जो बना है, ये शब्द आपके स्तनों को ध्यान में रखते हुए बना। तो मैं कह सकती हूँ ऐसे जीव जिनके अंदर माताएं अपने शिशुओं को स्तन ग्रंथियों से दूध पिलाती है ना, ऐसे जीवों को हम स्तनधारी या फिर मेमेलिया के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि स्तनधारी या मेमेलिया का मतलब है स्तन ग्रंथियों का पाया जाना, है ना, स्तन ग्रंथियों का पाया जाना। तो माएँ यहाँ पर बच्चों को दूध पिलाती है, तो लिख लेना स्तन ग्रंथियों का पाया जाना, ठीक। नेक्स्ट आप हमारे बारे में जानते हैं कि हम यहाँ पर क्या अंडे देते हैं। तो ध्यान रखना कि एक मैमल है जो डकबिल प्लेटिपस है, वो यहाँ पर अंडे देता है। उसके अलावा जितने भी मैमल्स हैं, ये सारे के सारे मैमल्स विविपैरस होते हैं, अर्थात बच्चे उत्पन्न करते हैं। तो आप यहाँ पर लिख लेना कि स्तनधारी यहाँ पर शिशु को जन्म देते हैं, शिशु को जन्म देते हैं, ये खासियत है इनकी, शिशु को जन्म देते हैं, अर्थात हम विविपैरस होते हैं, विविपैरस होते हैं, मतलब जरायुज प्राणी होते हैं हम, है ना। छोटे थे कक्षा 6 में ही हमने पढ़ लिया था कि भाई वे जीव जो बच्चे उत्पन्न करते हैं, शिशु को पैदा करते हैं, उनको हम जरायुज या फिर विविपैरस के नाम से जानते हैं। तो क्या हम अंडे देते हैं, तो हम कहेंगे कि भाई हम अंडे नहीं देते हैं। बाकी के जितने भी जीव थे, मछली से लगाकर आपने देखे ही हैं, पक्षी तक सब अंडे देते हैं, सब अंडज होते हैं। हम यहाँ पर अंडे नहीं देते, हम शिशुओं को उत्पन्न करते हैं। हालांकि हमारे अंदर एक डकबिल प्लेटिपस जो होता है ये अंडे देता है, ठीक है, वो अलग बात है। चलो अब यहाँ पर कुछ एक उदाहरण देखिएगा, और साथ ही साथ चलो एक बात और बता देती हूँ कि हमारे शरीर का टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है, तो हम कह सकते हैं कि हम समतापी है। और दूसरा ध्यान रखना कि हमारा रुधिर कैसा है, तो भाई हमारे बारे में तो जानते ही हो कि हमें तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, तो मैं कह सकती हूँ कि हम गर्म रुधिर वाले होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो खून है, ये खून कैसा होता है, गर्म होता है। हमारे हृदय में कितने चैम्बर है, तो आपको पता ही है कि हमारे हृदय के अंदर तो 4 चैम्बर है, 2 आलिंद है, 2 निलय है। इसके अलावा हमारे अंदर जो ऊपर वाली वक्षीय गुहा है और नीचे वाली उदर गुहा है, इसके बीच में मांसपेशी की पट्टी यानी कि डायफ्राम भी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आप जानते ही हो हमारे बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर लिखते हैं कि भाई इसमें आते कौन है, तो सबसे विकसित जीव यही है ना, मैमल्स ही है। तो उदाहरण के अंदर लिख लेना, लिखना एक तो हम ही आते हैं, मानव आते हैं, ठीक है, मानव आते हैं। इसके अलावा कौन आता है, तो एक प्रश्न आपने देखा कि संसार का सबसे बड़ा स्तनधारी मैमल कौन है, तो आप जानते हो ब्लू व्हेल है, नीली व्हेल, ब्लू व्हेल समुद्र में रहती है, ध्यान रखिएगा, समुद्र में रहती है। चलो दूसरा ध्यान रखना कि हमारे अंदर, है ना, मैमल्स के अंदर, स्तनधारियों के अंदर एक ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है, जिसको आप चमगादड़ के नाम से जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना कि जो चमगादड़ है, ये चमगादड़ उड़ने वाला मैमल है, ठीक है। तो ये उड़ने वाला स्तनधारी है, लिखना ये उड़ने वाला स्तनधारी है, उड़ने वाला स्तनधारी है, ठीक है। अच्छा हमसे पूछ ले कि चमगादड़ का नाम क्या होता है, तो लिख लेना कि चमगादड़ को आप टेरोपस के नाम से जानते हो। तो इसका नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। ध्यान रख लेना कि चमगादड़ टेरोपस के नाम से जानी जाती है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ लेती है। क्यों उड़ लेती है, तो फिजिक्स जब पढ़ाऊंगी तो वहां पर बताऊंगी, वैसे अभी बता देती हूँ कि इसका जो स्नाउट होता है, इसका जो थुथुन होता है, इससे यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती है। और अल्ट्रासोनिक वेव्स जब भी किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, जब भी किसी, मैं कह सकती हूँ जब भी किसी बैरियर से टकराती है, अवरोध से टकराती है और टकरा करके पुनः इसके पास आती है, तो इसको पता चल जाता है कि जहाँ जहाँ पर मैं उड़ रही हूँ, यहाँ पर ये कोई वस्तु बीच में है, तो ये तुरंत अपना रास्ता बदल देती है। तो ये अंधेरे में उड़ने में सक्षम होती है, ध्यान रख लेना। अल्ट्रासोनिक वेव्स के कारण ये उड़ पाती है अंधेरे में, ये भी ध्यान रख लेना। चलो नेक्स्ट, एक आध का नाम और ध्यान रखिएगा, लिखिएगा समुद्री गाय। समुद्री गाय, आपसे पूछे कि समुद्री गाय कौन है, तो लिख लेना ड्यूगोंग है, ठीक है। ड्यूगोंग ये भी एक स्तनधारी ही है, ड्यूगोंग। और ड्यूगोंग को यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों कराया है,
तो आपको बहुत जल्द मैं पर्यावरण में पढ़ाने वाली हूँ कि भारत के अंदर पहला ड्यूगोंग संरक्षित क्षेत्र हमने बना लिया है। तो ध्यान रख लीजिएगा कि एक ऐसा स्तनधारी जो कि पानी के अंदर रहता है, जो कि वहाँ के समुद्र की वनस्पतियों पर जिंदा रहता है, मांस नहीं खाता अर्थात दूसरे जीवों को नहीं खाता, केवल और केवल वनस्पति खाता है, इसको आप समुद्री गाय या फिर ड्यूगोंग के नाम से जानते हो। ठीक है, तो ये कुछ एक नाम मैंने आपको बता ही दिए हैं। इसके अलावा फोटो आपको दिखा देते हैं, ये लीजिए। तो यहाँ पर कौन कौन आते हैं तो आपको दिख ही रहा है, देखो ये ब्लू व्हेल आती है आपके, है ना, कायरोप्टेरा में आपके चमगादड़ आती है, ये लो जिराफ आता है आपके, है ना। इसके अलावा प्राइमेट्स में आपके बंदर आदि आते हैं, इसके अलावा हाथी आता है, चूहा आता है, आपके जिराफ आते हैं, इसके अलावा शेर हो गए, ये सब हमारे अंदर ही आते हैं। ठीक है, ये रहा देखो, प्लेटिपस है क्या ये, हाँ ये प्लेटिपस है। तो देख लीजिएगा ये डकबिल प्लेटिपस है, ये अंडे देता है। ठीक है, ये अंडे देता है। इसके अलावा आपको देखना हो कि स्तनधारी कौन है, तो आज शाम को जाके या क्लास को ख़त्म होने के बाद में खुद को आईने में देख लेना, हम भी स्तनधारी हैं। ठीक है, तो बेटा जो हमारी क्लास है, ये क्लास तो यहाँ पर लगभग ओवर हुई है या नहीं हुई है, नहीं हुई है। एक बार देखेगा, सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के संग, तो उत्कर्ष लेकर आया है होली हंगामा। तो 21 से 28 मार्च तक एग्रीकल्चर के सभी लाइव और रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% ऑफ, और साथ ही साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। तो ध्यान रखना, अगर 21 से 28 मार्च के बीच में आप एग्रीकल्चर का कोई भी लाइव या रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स परचेस करते हैं तो आपको मिल जाएगा 90% तक की छूट, और साथ ही साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी एक साथ। तो तुरंत यहाँ पर इस ऑफर का लाभ उठा लीजिएगा। आगे चलते हैं, चलो बात करते हैं कुछ कोर्सेज की। तो देखिएगा जो यूपी एजीटीए बैच है, ये यूपी एजीटीए बैच जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो वाला बैच है, ये मिल जाएगा आपको मात्र 1000 में। पशु परिचर का जोधपुर क्लासरूम वाला जो बैच है, ये मिल जाएगा 1500 में। पशु परिचर का जयपुर क्लासरूम वाला जो बैच है, ये मिल जाएगा आपको 1500 में। पशु परिचर का जो रिकॉर्डेड बैच है, ये मिल जाएगा आपको यहाँ पर 1500 में। नेक्स्ट देखिएगा, 21 से 28 मार्च तक होली हंगामा में पशु परिचर खजाना, ये देखो खजाना है हमारे पास, और खजाना कौन सा, तो रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा आपको 2000 में। पशु परिचर खजाना लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच मिल जाएगा मात्र आपको 2000 में। DSSBSO हॉर्टिकल्चर लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच मिल जाएगा आपको 2200 में। नेक्स्ट देखिएगा, जेईटी क्रैश कोर्स लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच मिल जाएगा आपको 1000 में। जेईटी टारगेट बैच आपको मिल जाएगा मात्र यहाँ पर 2000 में। तो होली हंगामा ऑफर में 21 से 28 मार्च तक एग्रीकल्चर के सभी लाइव जो रिकॉर्डेड लाइव और रिकॉर्डेड जितने भी सेशंस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, इन पर 90% तक की छूट है, और साथ ही साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। तो बैठे नहीं रहना है, फटाफट से इन ऑफर का लाभ उठाना है। तो आप बच्चों को हमारी कक्षा कैसी लग रही है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। मिलते हैं कल, धन्यवाद।